हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग अपनी जो केमिकल जर्नी है जिसमें मैं और आप हम दोनों साथ साथ चलने वाले हैं, उस केमिकल जर्नी की शुरुआत करेंगे क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट से, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। ओके। अब सबसे पहले शुरुआत में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। आप लोग क्लास 10th पढ़ के, ठीक है, 10th पास करके आप क्लास 11th में आए हो, तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि क्लास 10th और 11th के सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर है। क्लास 10th में आपने केमिस्ट्री के सिर्फ 5 चैप्टर पढ़े हैं, और उन 5 चैप्टर को पढ़ करके, और वो बहुत ज़्यादा बेसिक था। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सम बेसिक कंसेप्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा बेसिक आपने क्लास 10th में केमिस्ट्री पढ़ी है। ठीक है, क्लास 11th में केमिस्ट्री थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहूँगा कि टफ होने वाली है, नई चीज़ें आपको ज़्यादा जानने को मिलेंगी। ओके, तो शुरुआत हम लोग करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री से। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या चीज़ें हैं, पढ़ने क्या क्या हम लोग को है। सबसे पहले तो देखना मेजरमेंट इन केमिस्ट्री। एक चीज़ मान के चलिए कि क्लास 11th में आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। आप न्यूमेरिकल से भाग नहीं सकते, और मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के आपको इस सीरीज में ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा कि चुटकी बजाते ही आपके टफ से टफ न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाने हैं। आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, फिर आपका मेजरमेंट इन केमिस्ट्री में हम लोग को वही चीज़ें पढ़नी है, कैलकुलेशंस को कैसे आसान बनाया जाए, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जानना है। ठीक, मैटर एंड एनर्जी, जो बेसिक चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा मैटर और एनर्जी के बारे में, वही चीज़ें जानना है। फिर है एटम्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड मास। कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास। ठीक, हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास के बारे में जानेंगे। जानना क्या है, हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे साथ में। मैं बार बार हम लोग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके साथ साथ मैं भी इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, और मेरे साथ साथ आप भी यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, उसके पॉस्टुलेट्स, उनके पॉस्टुलेट्स में कौन कौन सी कमियां थीं, अधूरापन कह सकते हैं। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी गलत थी, हम लोग उनके लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल है, सिर्फ 2 लॉ को छोड़ करके इसमें सारे के सारे लॉ थियोरेटिकल हैं। बाकी ये इसमें टोटल आपके 5 लॉ हैं। ठीक, 2 लॉ आपके न्यूमेरिकल वाले हैं, बाकी 3 आपके थियोरेटिकल हैं, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर आता है आपका मोल कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट से रिलेटेड हम लोग इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं कि आप आंख बंद करके दुनिया का कोई भी किसी भी लेवल का न्यूमेरिकल आपको मोल कंसेप्ट का मिलेगा, आप बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। फिर उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो लास्ट के जो 3 टॉपिक हैं, ये लास्ट के 3 टॉपिक पूरी तरह से कैलकुलेशन वाले हैं। ठीक, बीच में कुछ थियोरेटिकल टॉपिक हैं, शुरुआत में हमें कैलकुलेशन कैसे करना है ये चीज सीखनी है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले हमने देख लिया ना हमें पढ़ना क्या क्या है, तो अब दिमाग में एक चीज बैठा लेते हैं कि ये सारी चीजें हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है। थोड़ा सा समय लगेगा, कोई बात नहीं, पर हम डीप में जा करके पूरी की पूरी एक एक चीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं इसमें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, पहला टॉपिक हम लोग का है मेजरमेंट इन केमिस्ट्री। ठीक है, अब मेजरमेंट इन केमिस्ट्री की ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है? देखिए, जो केमिस्ट्री है आपका, ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। एक्सपेरिमेंटल साइंस का मतलब क्या है कि इसमें हम लोग कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं, और ऑब्जर्वेशंस में कोई वैल्यू आती है, उन वैल्यूज़ को मेज़र किया जाता है, जिसके लिए हमें यूनिट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। उन सब चीज़ों के बारे में भी देखेंगे। फिलहाल हमें ये देखना है कि चूँकि हमारी केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंटल साइंस है, इसलिए इसमें हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। ओके, और मेज़रमेंट में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आता है आपका, 2 टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा आप लोग का एग्ज़ाम में भी आता है। 2 टॉपिक, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या चीज़ होती है, प्रिसाइज्ड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। देखिए, जब भी हम कोई वैल्यू, ठीक है, कुछ भी मेज़रमेंट करते हैं, कोई वैल्यू निकालते हैं, तो अगर वो वैल्यू आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री में जब भी हम कोई भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक बार में ही करके बैठ नहीं जाते हैं, हम उसमें कई सारी वैल्यूज़ निकालते हैं, बाद में एवरेज वैल्यू लेते हैं।
तो जितनी भी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की हैं, अगर वो वैल्यूज़ आपस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है तो उनको कहा जाता है कि वो प्रिसाइज्ड वैल्यू हैं, ठीक है। और एक्यूरेट वैल्यू का मतलब होता है कि जो हमारा एक मानक बनाया गया है, जो ट्रू वैल्यू होती है, उस वैल्यू के आसपास अगर पहुंच जाता है, उसके क्लोज रहता है, तो उसको कहते हैं एक्यूरेट वैल्यू। बहुत सी वैल्यूज़ ऐसी रहती है, बहुत से मेजरमेंट्स ऐसे रहते हैं जो प्रिसाइज तो होते हैं बट एक्यूरेट नहीं होते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो एक्यूरेट होते हैं, प्रिसाइज नहीं होते हैं। और बहुत से ऐसे होते हैं जो प्रिसाइज्ड भी होते हैं और एक्यूरेट भी होते हैं। अब ठीक है, इतनी बातें बोलने के बाद अगर समझ में नहीं आया तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं प्रिसाइज्ड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू को। मान लीजिए कि हमें अपने क्लास में स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की हाइट को मेज़र करना है। ओके, स्टूडेंट्स की हाइट को मेज़र करना है, या किसी एक स्टूडेंट की हाइट को हम लोग कई बार मेज़र करते हैं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं। भाई एक आपका टेप आता है उससे मेज़र किया, या एक बार आता है उससे मेज़र किया। तो कोई एक स्टूडेंट है, ठीक, एक स्टूडेंट है, उसका किसी दूसरे स्टूडेंट ने ए ने हाइट मेज़र की, ठीक, ए ने एक बार हाइट मेज़र की, उसकी हाइट आती है 167.35 सेंटीमीटर, 167.35 सेंटीमीटर। और उसी ए ने दोबारा उसकी हाइट मेज़र की तो आ रहा है 167.45 सेंटीमीटर, ठीक। एक बार मेज़र किया ए ने तो 167.35 सेंटीमीटर आया, और दूसरी बार मेज़र करने पर 167.45 आया, ठीक। अब ये दो वैल्यू आपस में क्या हैं? आपस में आपके प्रिसाइज्ड हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन सबों में नहीं है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, आपस में ये दोनों वैल्यूज़ क्लोज हैं। ए ने ही एक बार मेज़र किया और ए ने ही दूसरी बार भी मेज़र किया है, ठीक है। अब मान लीजिए बी उसी हाइट को मेज़र करता है, ठीक, बी उसी हाइट को मेज़र करता है, इसकी एक बार वैल्यू आती है 167.04 सेंटीमीटर, ठीक, 167.04 सेंटीमीटर। और दूसरी बार मेज़र करता है बी तो उसकी हाइट आती है 166.04। वह एक बार आता है 166.04 और एक बार आता है 166.04। और जो एग्जैक्ट हाइट है उसकी, एग्जैक्ट हाइट जो ट्रू वैल्यू है वो है 166 सेंटीमीटर। अब बी का जो मेज़रमेंट है, ध्यान से देखना बेटा, जो बी का मेज़रमेंट है आपस में भी 0.6 कर देते हैं, आपस में क्या है, आपस में क्या है, ये प्रिसाइज्ड है और साथ ही साथ एक्यूरेट भी है। मतलब जो ट्रू वैल्यू है, ये हमारी ट्रू वैल्यू है, इसके नज़दीक भी है और आपस में भी कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। बट जो ए ने मेज़रमेंट किया है उसके दोनों मेज़रमेंट प्रिसाइज्ड हैं, आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनके, लेकिन ट्रू वैल्यू से थोड़ा सा दूर हैं, ठीक। तो ए का मेज़रमेंट क्या कहा जाएगा, प्रिसाइज्ड, और बी का मेज़रमेंट का क्या कहा जाएगा, प्रिसाइज्ड एज वेल एज एक्यूरेट, ठीक है, प्रिसाइज्ड एज वेल एज एक्यूरेट। तो आई थिंक आप लोग को अब ये समझ में आएगा कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक्यूरेसी डिटरमाइंस हाउ क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। बात समझ में आ रही है ना, ये जो मेजर्ड वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है ये बताता है एक्यूरेसी। और जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन रिफर्स टू हाउ क्लोज द टू मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी, ठीक है, सेम क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है वो आपस में कितना क्लोज है ये बताता है हमारा प्रिसीजन। तो एक चीज़ आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होती है और इसकी ज़रूरत हमें मेजरमेंट में पड़ती है, ठीक है। तो अब ये चीज़ अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट भी कर सकते हो कि एक्यूरेसी डिटरमाइंस हाउ क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू to the real or true value, and precision refers to how close the two measurements of the same quantity are. Okay? तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी आई थिंक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। इसके तुरंत बाद हम लोगों को नेक्स्ट इसी में ही मेजरमेंट में ही नेक्स्ट चीज़ है साइंटिफिक नोटेशन। देखिए होता क्या है, हम एक वैल्यू लिखते हैं, कोई भी वैल्यू लिखते हैं 364,000। आई थिंक ये थोड़ी बड़ी वैल्यू हो जाती है, ठीक है, ये थोड़ी बड़ी वैल्यू हो जाती है।
इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले देख लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या चीज। साइंटिफिक नोटेशन है क्या चीज। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में किसी भी वैल्यू को लिखते हैं। अगर हम जैसे एवोगैड्रो नंबर को क्या लिख सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर 6023, ठीक 6022 होता है एक्चुअल में, ठीक है 6022। ये हमारा एवोगैड्रो नंबर है। अब एक बात बताइए, अगर जो हम एवोगैड्रो नंबर पढ़े हैं 6.022 इंटू 10⁻23, उसकी जगह इस तरह से बार बार अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या होगा, क्या हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। और यही जो नोटेशन है, इसी नोटेशन को क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर कोई वैल्यू n इंटू 10⁻ स्मॉल n के टर्म में लिखी जा रही है एंड द कैपिटल N शुड बी लेस देन 10, ठीक है, कैपिटल N शुड बी लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 1, ये 1 से 10 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई वैल्यू है अगर 0.00038, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3.8 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। 10⁻⁻4 क्यों किया गया, क्योंकि डेसिमल हम कितने प्लेस राइट साइड चले हैं, 1 2 3 4 प्लेस राइट साइड डेसिमल को हमने ला दिया है, इस कारण 10⁻⁻4। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, जब डेसिमल को हम मूव करते हैं लेफ्ट साइड तो पावर में क्या करते हैं, +1, याद करिएगा। जितना प्लेस हम लोग लेफ्ट साइड मूव करेंगे, याद करना बेटा, लेफ्ट साइड डेसिमल का मूवमेंट पावर में +1, राइट साइड डेसिमल का मूवमेंट पावर में -1। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो ये हमारा होता है साइंटिफिक नोटेशन, और जितने भी कैलकुलेशंस हैं हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में ही करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाता है, वो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक बेटा। इससे क्वेश्चंस आते हैं, आपके एकेडमिक्स में भी पूछे जाएंगे, और कई बार क्या होता है कि मेडिकल के जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअल में होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझ लिया जाए। ये आप लोग फिजिक्स में भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन हम उसके भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर्स डिजिट्स होते हैं, ये नंबर ऑफ डिजिट्स, वो वैल्यू से नहीं मतलब होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स से मतलब होता है। ये वो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं जिनमें वेरिएशन करने से आपकी ओवरऑल वैल्यू में थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। कैसे इसको बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ नंबर are all the certain digits and one doubtful digit, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स तो पूरे रहेंगे ही, और एक आपका डाउटफुल डिजिट होगा, लेकिन उसमें वेरिएशन अगर कर दिया जाए, ठीक है, अगर हम लोग उस सिग्निफिकेंट फिगर में वेरिएशन कर देते हैं तो उसमें ओवरऑल वैल्यू में थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं वो हम लोगों को कभी नहीं पूछता है। हाँ, कोई डिजिट दे करके पूछ देता है कि भैया क्वेश्चन में कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर की हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, अगर आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चल रहे हो बेटा, ठीक है। नोट्स क्योंकि केमिस्ट्री में मैं आगे काम नहीं आने वाला, ठीक है, ये वीडियो काम नहीं आने वाला, केमिस्ट्री में काम आएगा तो आपके द्वारा बनाया गया हैंड रिटन नोट, ठीक। हैंड रिटन नोट में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हैंड रिटन जो नोट होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसमें लाइफ होती है बेटा, ठीक है। लाइफ मतलब उसको पढ़ने का आपको मन करेगा, आप खुद से लिखे हो तो उस नोट को आप पढ़ोगे, ठीक।
तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि द सिग्निफिकेंट फिगर इन अ नंबर, किसी नंबर में, ठीक है, आर ऑल द सर्टेन डिजिट, जो फिक्स होते हैं, सर्टेन डिजिट्स प्लस वन डाउटफुल डिजिट, ठीक। अब सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, कौन कौन से जो डिजिट्स होंगे वो आपके सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे और वो नोट करते चलते हैं हम लोग कौन कौन से आपके डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर के अंडर आते हैं, ठीक है। पहला तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हो गया? अब जैसे मान लीजिए कि 356 नंबर ऑफ डिजिट्स 3, तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 356, ओके। 46.624 non-zero digits. How many non-zero digits are in 46.624? 1 2 3 4 5. So there are 5 significant figures, ठीक है। It has 5 significant figure. दूसरा, second rule is zero between two non-zero digits are significant. देखिए जीरो में ही डाउट रहता है, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स यानी कि अगर 604 है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 3, ठीक है। इस जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं, ठीक। 5.604 है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इस जीरो को हम कंसीडर करेंगे क्योंकि ये जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है, ठीक है। तो जितने भी, अच्छा कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो? 1 2 3 4 देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 5.604 बिकॉज ये जीरो क्या आया है? दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आया है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब यहां से थोड़ी बहुत जीरो को लेकर के जितनी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। और अभी वो सारी कंफ्यूजन हम लोग दूर करते हैं, ठीक। जीरो प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। जीरोस प्लेस्ड लेफ्ट टू द, या जीरो प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर यानी कि जो प्रीसीडिंग होता है नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। आर नॉट सिग्निफिकेंट दैट मीन्स 0.543 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। 0.001 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? ये जीरो को सिग्निफिकेंट हम नहीं कंसीडर करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। जीरो अगर किसी नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में आ जाता है तो वो हमारा सिग्निफिकेंट सॉरी नहीं होगा, ठीक है। वो हमारा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब नेक्स्ट, zeros placed to the right of the number, to the right
of the number are not significant. यानी कि अगर 500 की बात की जाए तो 500 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1, सिर्फ और सिर्फ 1। 100 की बात करिए तो 100 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1। 3, 6, 5, 000 की बात करिए, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें? आपके 3। ठीक, नेक्स्ट आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि अगर आपका जो जीरो है वो राइट हैंड साइड में है और डेसिमल के राइट हैंड साइड में है, ठीक है, राइट साइड में भी नंबर के भी हो और डेसिमल के भी हो, तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल से समझाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। देखिए, इसको लिख जाइए, जीरोज प्लेस्ड to the right of number as well as decimal are significant. मतलब क्या है इसका? यानी कि अगर हम 100 की बात करें तो 100 में तो हमने बताया अभी कि सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, बट 100.4 की बात करेंगे तो ये डेसिमल के भी राइट हैंड साइड में है और 1 के भी राइट हैंड साइड में है, तो ये जीरो हमारा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और अगर ये जीरो सिग्निफिकेंट हो गया तो इसके बीच के भी दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। और इसमें कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर 3.024 है, ठीक है, 024 है, तो इसमें 1, 2, 3, 4, इसमें भी आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर 5.000 है, इसमें आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इसमें भी आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ओके, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। डेसिमल के भी राइट साइड में हो और नंबर के भी राइट साइड में हो, तो वो हमारा जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर किया जाएगा। मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, ठीक है। जीरो लेफ्ट होगा किसी नंबर के, सिग्निफिकेंट नहीं है। जीरो राइट होगा किसी नंबर के, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। बट अगर जीरो आपका राइट हैंड साइड में भी हो और राइट हैंड साइड में होने के साथ साथ अगर जीरो आपका डेसिमल के भी राइट हैंड साइड में हो और नंबर के भी राइट हैंड साइड में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करते हैं, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट है आपका, लास्ट और नेक्स्ट क्या है कि जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, देयर आर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन काउंटिंग नंबर्स, ठीक। देयर आर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन काउंटिंग नंबर्स। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स की बात कहते का मतलब क्या है कि जैसे किसी चीज़ को काउंट करना हो। 12 स्टूडेंट, अगर हमने कोई मेजरमेंट किया 12 स्टूडेंट, ठीक है, तो 12 स्टूडेंट इस तरह के मेजरमेंट में कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर? इनफाइनाइट। तो देयर आर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन काउंटिंग नंबर्स। देखिए, मेजरमेंट अलग चीज़ हो गया, काउंटिंग अलग चीज़ हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें 20x, ठीक है, 20 अंडे, तो इस मेजरमेंट में या इस काउंटिंग में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? इसमें हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? टोटल इनफाइनाइट, ठीक है। क्योंकि इसको हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह से इस 20x को लिख सकते हो। इसके लिए आपने किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प नहीं ली है जिसके कारण आपको सिग्निफिकेंट फिगर की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो आई थिंक ये सिग्निफिकेंट फिगर आपको समझ में आ गए होंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आपका PDF के फॉर्म में आप लोगों तक पहुँचा दिया जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे। मेन चीज़ आपकी प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती है। ओके, अब सिग्निफिकेंट फिगर के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पूरी तरह से थियोरेटिकल, मैटर एंड एनर्जी। अब मैटर और एनर्जी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी का मतलब होता है द एबिलिटी टू डू वर्क। अब कहोगे कि सर एनर्जी को पहले क्यों बता दे रहे हैं? क्योंकि एनर्जी के बारे में अभी फ़िलहाल हमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, हमें मेनली मैटर के बारे में जानना है, ठीक है। तो पहले आप लोगों को ये बता दूं कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी का मतलब होता है द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि जिसके पास जितनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी,
ठीक, वो उतना ज़्यादा वर्क कर पाएगा, उतना ज़्यादा काम कर पाएगा, और इसकी एसआई यूनिट होती है आपकी जूल। ठीक है, ठीक है। हम लोग का मेन मोटिव है मैटर के बारे में स्टडी करना, और मैटर के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे भी। ठीक, मैटर क्या होता है? मैटर, मैटर की डेफिनेशन आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्या? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ सर्टेन मास। ऐसे कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका एक फिक्स मास हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं मैटर। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ सर्टेन मास इज नोन एज मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन के हिसाब से ये पेन क्या हो जाएगा? ये पेन आपका मैटर है। ठीक, ये आपका मार्कर क्या हो जाएगा? ये मार्कर आपका मैटर है। ये आपका हैंड सैनिटाइज़र क्या हो जाएगा? ये हैंड सैनिटाइज़र आपका मैटर है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका एक फिक्स मास है। ठीक है, कोई भी चीज़, मोबाइल, मोबाइल क्या हो जाएगा? आपका मोबाइल भी मैटर है। फैन, फैन भी मैटर है। फैन से आने वाली हवा, कंफ्यूज मत होइएगा, हवा क्या है? हवा भी मैटर है। ठीक है, एयर भी मैटर का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि एयर का भी फिक्स मास होता है और एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। बट अगर हम साउंड की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम साउंड की बात करते हैं तो साउंड हमारा मैटर नहीं है, साउंड हमारी एनर्जी है। ठीक है, साउंड हमारा मैटर नहीं है, साउंड हमारा क्या है? साउंड हमारा एनर्जी है। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं मैटर का। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ सर्टेन मास। ठीक है, जैसे पेन, पेन आपका मैटर है। ठीक है, मोबाइल मैटर है। ठीक है, चेयर मैटर है, फैन मैटर है, एयर मैटर है। बट साउंड, लाइट, हीट, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें एनर्जी हैं। ठीक है, एनर्जी क्या हो जाएंगी? साउंड क्या है? आपका साउंड ना तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ना ही इसका कोई फिक्स मास होता है। लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये भी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, साउंड, लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हैं एनर्जी। और पेन, मोबाइल, चेयर, फैन, एयर, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब है हमारा मैटर। ठीक, तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ सर्टेन मास इज नोन एज मैटर। अब हम लोगों को देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में देखना है, जो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को अगर क्लासिफाई करना हो बेटा, ठीक है, मैटर को अगर क्लासिफाई करना हो तो अलग अलग बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट्स मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट अगर हम लोग क्लासिफाई करें उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पर, क्योंकि मैटर की खासियत होती है कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल करके बने होते हैं। ठीक, हम सारा का सारा क्लासिफिकेशन साथ ही करते हैं मैटर। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर मैटर को हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। बट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन हम लोग मैटर को मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस,
एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है इम्प्योर। ठीक है, दूसरा होता है आपका इम्प्योर सब्सटेंस। देखिए प्योर और इम्प्योर का मतलब क्या होता है। जनरली जो हम लोग डेली लाइफ में जानते हैं कि प्योर का मतलब हम लोग अच्छा समझते हैं, इम्प्योर का मतलब खराब समझते हैं। ऐसा नहीं होता है। इवन इम्प्योर चीज़ ही केमिस्ट्री में हमारे ज़्यादा काम आती है। इम्प्योर चीज़ का मतलब होता है मिक्सचर, जो एक से ज़्यादा टाइप के सब्सटेंसेस से मिल करके बने होते हैं। प्योर सब्सटेंस की खासियत होती है कि दे आर मेड ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। आइडेंटिकल पार्टिकल्स ये किससे मिलके बने होते हैं? ये आइडेंटिकल पार्टिकल से मिल करके बने होते हैं। इनके पार्टिकल्स एक जैसे ही होते हैं, बट हमारा जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है उसमें एक से ज़्यादा डिफरेंट पार्टिकल से मिल करके बना होता है ये। ठीक है, डिफरेंट पार्टिकल से मिल करके बना होता है हमारा इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस किससे मिलके बना होता है? आइडेंटिकल पार्टिकल्स, एक जैसे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। इम्प्योर सब्सटेंस हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल से मिल करके बना होता है। इवन हम लोग प्योर सब्सटेंस को फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एलिमेंट, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। और इम्प्योर सब्सटेंस को क्या कहते हैं हम लोग? मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड। अब अगर एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों की बात करें, ठीक है, तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों हमारे क्या हैं? प्योर सब्सटेंस तो हैं, पर इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, एलिमेंट कंपाउंड दोनों के दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, बट एलिमेंट्स के पार्टिकल्स को, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से हमारा एलिमेंट बना है, उसको अगर हम और फर्दर डिवाइड करना चाहें तो और डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे हम सोडियम की बात करें, सोडियम हमारा एलिमेंट है, एक सोडियम मेटल है। हम इसको अगर ब्रेक करें, इसके पार्टिकल को ब्रेक करते जाएं फंडामेंटल स्टेट तक जाएं, उसके बाद भी हमें सोडियम का ही एटम मिलने वाला है। ठीक है, सोडियम का ही एटम मिलने वाला है और वही इसका मेन पार्टिकल होगा, एलिमेंट। ठीक है, जिसके पार्टिकल्स को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते दूसरे पार्टिकल्स में। बट कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड का जो पार्टिकल होता है वो और छोटे पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे H2O का एग्जांपल लेते हैं, वाटर। ये बड़ा पार्टिकल है, ये हमारा प्योर सब्सटेंस है। अगर हम एक कंटेनर वाटर का लेते हैं तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। वाटर के मॉलिक्यूल्स के अलावा और कोई दूसरा सब्सटेंस हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, और वो हमारा किससे मिलकर के बना होता है? वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना होता है। यानी कि एलिमेंट्स के पार्टिकल को और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, जबकि कंपाउंड के पार्टिकल्स को हम लोग और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं मिक्सचर की। साथ ही साथ मिक्सचर भी देख लिया जाए। मिक्सचर भी हमारा डिफरेंट पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, बट इनका जो कॉम्बिनेशन का प्रपोर्शन होता है, जो रेशियो होता है, वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम एलॉयज़ की बात कर लें, एलॉय, ठीक है, एलॉयज़ की बात कर लें, ये जितने भी आपके एलॉय होते हैं वो मिक्सचर का एग्जाम्पल हैं। ठीक है, केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं मिक्सचर में दो सब्सटेंसेस। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम शरबत का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम शरबत का एग्जांपल लेते हैं। शरबत क्या है? शरबत हमारा एक तरह का मिक्सचर है, वो कंपाउंड नहीं है। ठीक है, कंपाउंड और मिक्सचर देखिए दोनों एक जैसी चीज़ें लगती हैं। एलिमेंट में तो कोई प्रॉब्लम अब है नहीं, एलिमेंट का मतलब हो गया जिनके पार्टिकल्स को और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, बट देखने में एक जैसा लगने वाली चीज़ें हैं कंपाउंड और मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर ये क्या है कि ये दो डिफरेंट चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनती है, बट इसमें कंपाउंड में जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब बॉन्ड्स बनते हैं इसमें। ठीक है, बट मिक्सचर में क्या होता है? एक फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है। फिजिकल कॉम्बिनेशन का मतलब सिंपली ये क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं और कुछ चीज़ इसमें, ऐसा नहीं कि कोई केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये बनते हैं या केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, दूसरा जो कंपाउंड होते हैं, हम डिफरेंस के फॉर्म में लिख लेते हैं, जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो प्रपोर्शन होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन फिक्स प्रपोर्शन।
वेयर एज इन मिक्सचर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कंबाइन इन रैंडम प्रपोर्शन। जैसे अब शरबत अगर बनाना है तो भैया चीनी कितनी लेनी है, नमक कितना लेना है, नमक क्या करते हैं स्वाद अनुसार है, जैसा जिसको मन करे, ठीक है। हम जितने भी सब्सटेंसेस से मिल करके मिक्सचर बना है उनका जो प्रपोर्शन होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, रैंडम प्रपोर्शन होता है। और तीसरी चीज़ और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कंपाउंड्स की, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो कंपाउंड होते हैं हमारे, ठीक है, कंपाउंड जिन सब्सटेंसेस से मिल करके बने होते हैं उनकी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, दे शोज डिफरेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, डिफरेंट ठीक है, दो शो डिफरेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। किससे डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिनसे मिल करके वो बने हैं, ठीक। जैसे H2 का एग्जांपल लें, भैया ऑक्सीजन आग लगाने में हेल्प करती है, हाइड्रोजन खुद ब्लास्ट के साथ जलती है, पर पानी क्या करता है, पानी तो यार आग बुझाने के काम आता है। यानी कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो जिन एलिमेंट से मिल करके कंपाउंड बना है उससे पूरी तरह से अलग होगी। बट इन शरबत के अंदर क्या होता है, चीनी का भी टेस्ट आएगा तुम्हारा, नींबू का भी टेस्ट आएगा, नमक डाल दोगे टेस्ट आएगा, हाजमा खराब है जलजीरा डाल दो उसका भी टेस्ट आएगा, तुम्हारी मर्जी, जितने सब्सटेंसेस डालते जाओगे उसका टेस्ट आता जाएगा, ठीक। अब ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि कंपाउंड्स एलिमेंट्स कितने तरह के होते हैं, ये देख लिया जाए, ठीक है। एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर क्या होते हैं ये चीज़ समझ में आ गई। एलिमेंट्स को भी फर्दर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एलिमेंट्स को भी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, जिनके बारे में हम लोग क्लास 10th में बाकायदा ढंग से पढ़ चुके हैं। कंपाउंड को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब जिनका अल्टीमेट सोर्स क्या होता है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिनका अल्टीमेट सोर्स हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जिनका अल्टीमेट सोर्स हमारा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। वहीं अगर मिक्सचर की बात किया जाए तो मिक्सचर को भी हम क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है, जगह है। मिक्सचर को क्लासिफाई करना हो तो मिक्सचर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब हो गया जिनको या जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल स्टेट होती है, ठीक है। जैसे अगर शुगर और वाटर को मिक्स करते हैं, शुगर सॉलिड स्टेट में, वाटर लिक्विड स्टेट में, बट शुगर सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, ठीक है। और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स देखने को मिलता है। ऐसे मिक्सचर जिसमें डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स देखने को मिलती हैं, जैसे सैंड है, ठीक है, इसमें हम लोग शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल ले लेते हैं, शुगर सॉल्यूशन, और सैंड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर। अगर हम लोग सैंड पार्टिकल्स को वाटर में डिजॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन के अंदर देखते हैं तो हमें सैंड के भी पार्टिकल नजर आते हैं विच आर इन सॉलिड स्टेट, और वाटर वो हमारा लिक्विड स्टेट में है। मतलब सॉल्यूशन में हमारी 2 फिजिकल स्टेट दिखाई देती हैं, एक सॉलिड सैंड की, एक लिक्विड वाटर की, ठीक है। बट इन होमोजीनियस मिक्सचर देयर इज ओनली 1 फिजिकल स्टेट विच इज लिक्विड, ठीक है। शुगर भी हमारा डिजॉल्व होकर के डिसअपियर हो गया है, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर में एक और चीज़ होती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। आप कहीं से भी 1 चम्मच निकाल करके अगर शुगर सॉल्यूशन पीते हैं तो मिठास आपको बराबर लगेगी, ठीक है। बट सैंड वाटर में क्या होता है, कहीं % ज़्यादा हो सकता है, कहीं % कम होता है, अनयूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। एंड इन होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये हमारा ये मिक्सचर हो गया कंप्लीट। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस 2 तरह के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। कंपाउंड्स 2 तरह के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। बेसिक डिफरेंसेस हो गए, ठीक है। आप चाहो तो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारा इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी।